हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारे आने वाले एचटेट में, जो एचटेट हमारा नवंबर के अंदर होने जा रहा है, उसमें एनसीईआरटी लगी हुई है 6 से लेकर 12th तक की। तो हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी आरोह भाग एक शुरू सीरीज जो है शुरू कर दी है। तो इससे रिगार्डिंग हमने 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना है विदाई संभाषण। तो विदाई संभाषण में क्या है कि जब भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है, तो लॉर्ड कर्जन जो भारत के अंदर 2 बार कार्यकाल होता है। पहले वह 1899 से लेकर 1904 तक रहते हैं और दोबारा उसके बाद 1904 से लेकर 1905 तक, यानी कि 2 साल के लिए आते हैं। यानी कि भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 2 बार रहता है और जो उसके शासनकाल के अंतर्गत भारतवासियों के ने जो विपदाएं सही थी, जो पीड़ाएं सही थी, उसी के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कवि जो हमारा बाल मुकुंद गुप्त है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कवि जो हमारा है बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है 1865 में होता है। कहाँ होता है? ग्राम गुड़ियानी में। गुड़ियानी कहाँ पड़ता है? ये रोहतक जिले में पड़ता है। रोहतक कहाँ है? हमारा हरियाणा के अंदर, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और प्रमुख संपादक थे ये। प्रमुख संपादक किसके थे? इन्होंने अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी और भारत मित्र आदि नाम की पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। और प्रमुख रचनाएं देखी जाएं तो शिव शंभू के चिट्ठे, जो आज का चैप्टर हमारा विदाई संभाषण है, वो शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक हिस्सा है। तो चिट्ठे और खत और खेल और तमाशा। तो मृत्यु होती है इनकी सन 1907 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा जो है उर्दू में हुई थी। किस भाषा में होती है? उर्दू में हुई थी। और बाद में उन्होंने हिंदी सीखी थी। क्या सीखी थी? हिंदी सीखी थी। विधिवत यानी कि विधि के अनुसार ही शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की थी। कब तक की थी? मिडिल तक प्राप्त की थी। मगर स्व अध्ययन यानी कि स्वयं अध्ययन के अनुसार से काफी ज्ञान अर्जन किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्होंने भारत तेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे और उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। तो पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का जो पुट है वो भी दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किया है। बांग्ला और संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनका हिंदी में या फिर कड़ी बोली में अनुवाद किया है। ठीक है। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे और अनिस्थिरता थे। शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद से भी लंबी बहस की थी। महावीर प्रसाद कौन है? हमारे ये द्विवेदी युग के कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उन्होंने लंबी बहस की थी और इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदाई संभाषण जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित कैसी व्यंग्य है, कैसी रचना है। अगर विधा पूछी जाए तो पेपर में पूछा जाता है कि विधाई संभाषण जो रचना है वो किस विधा की है, तो विधा हमारी कौन सी है? ये व्यंग्य है। व्यंग्य किसके ऊपर किया गया है? लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे, जो भारत के अंदर वाइसराय बनकर आए थे लॉर्ड कर्जन, उसी की नीति के ऊपर, जो उनकी नीति चलाई थी लॉर्ड कर्जन ने, उन्हीं नीतियों के ऊपर व्यंग्य किया है। किसने किया है? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है। और इसी को शिव शंभू के चिट्ठे का
का एक अंश माना गया जाता है। किसको माना जाता है? विदाई संभाषण को श्री शंभू की चिट्ठी का एक अंश माना जाता है। यह पाठ जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन, पहले बताया है कि जो 1999 से लेकर 1904 तक आ रहे थे और उसके बाद दोबारा जब आते हैं 1904 से लेकर 1907 तक रहते हैं। ठीक है, 2 बार वायसराय रह चुके हैं। उसके शासन काल में जो भारतीयों की स्थिति है उस स्थिति का खुलासा किया गया है। कहने को तो उनके शासन काल में विकास के लिए बहुत सारे कार्य हुए थे, लेकिन नए नए आयोग भी बने थे, किंतु क्या होता है कि उनका सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। तो भारत के अंदर जो लॉर्ड कर्जन आए थे वायसराय बन के, तो वायसराय बनने के दौरान उन्होंने जितने भी कार्य किए थे भारत के विकास के लिए, जो भी आयोग बनाए थे, वो सारे कार्य और जो आयोग थे भारतवासियों के हित में ना होकर किसके हित में थे? अंग्रेजों के हित में, या फिर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने में के लिए बनाए थे। ठीक है, साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। तो हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने पूरी कोशिश की थी कि भारत के अंदर जितना भी स्थापत्य हो, जो भी वर्चस्व हो, किसका हो? अंग्रेजों का हो। किसका हो बच्चों? अंग्रेजों का हो। ठीक है, तो वे सरकारी निरकुंशता के पक्षधर थे, तो लिहाजा प्रेम की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी। अंततः क्या होता है कि लास्ट में होता है कि काउंसिल में जो मनपसंद अंग्रेज सदस्य थे उनको नियुक्त करने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर, यानी कि हार मानकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे बच्चों? इंग्लैंड चले गए थे। तो पाठ में भारतवासी क्या दिखाया गया है कि पाठ में भारतवासियों की बेबसी है और उनका दुख और लाचारी, तो इन्हीं तीनों के ऊपर व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो साथ ही यह देखने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई के रूप में हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेम पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता और चुलबुलापन और संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारा आज का पाठ है विदाई संभाषण, जो किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है, और जो किसका अंश है? शिव शंभू के चिट्ठे, उसी का एक अंश है। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है बाल मुकुंद कहते हैं माई लॉर्ड। क्या कहते हैं? माई लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। क्या कहते हैं कि हालांकि या फिर आखिरकार, यानी अंत को, यानी कि हालांकि आखिरकार आपका जो शासनकाल है इस भारत के अंदर, जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है, उस शासनकाल का अंत हो गया है। अब आप इस देश से अलग होते हैं। कहते हैं भारतवासी कहते हैं कि अब आप जो हैं इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत होता है। जो इस संसार में जितनी भी बातें हैं, एक ना एक दिन उन सभी का अंत होता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ की चिरस्थायी वायसराय हो जाते। चिरस्थायी यानी कि लंबे समय के लिए वायसराय हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ने आप ही कहा था ने इन देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों कहने कि भारतवासियों का, तो क्या आपका भी काबू नहीं है। ठीक है, जो तीसरी शक्ति के ऊपर कहा है कि यहाँ पर जो तीसरी शक्ति है, उस तीसरी शक्ति पर क्या भारतवासियों का ही नहीं, आपका भी उस पर काबू नहीं है। तो फिर क्या होता है कि विछड़न समय आता है। विछड़न समय यानी कि विदाई का समय आ जाता है, बड़ा ही करुणादायक होता है। ठीक है, तो आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बहुत दुख है। कौन कह रहा है? बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आज आपको बिछड़ते देखकर हृदय में बहुत दुख है माय लॉर्ड।
तो आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। कहते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के अंदर दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे तो भारतवासियों के चेहरे पर या फिर मुख पर ऐसा कोई भाव नहीं था कि जैसे कि उन्हें लगा कि कर्जन के आने पर उन्हें खुशी हुई है। ठीक है, बहुत ही चिंतित थे कि आखिर वो क्यों आ गए, दोबारा क्यों आ गए, इसी बात से चिंतित थे। वे यहाँ चाहते थे कि आप फिर न आवे। कौन चाहते थे? भारतवासी चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन जो एक बार का शासनकाल उनका समाप्त हो गया तो वो दोबारा यहाँ नहीं आए, पर आप आए और यहाँ उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यह मानते थे कि जल्द ही क्या हो, श्रीमान यहाँ से पधारे, यानी कि चले जाए। पर अहो हुआ क्या, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। कहते हैं कि आज जब आपका जाने का समय आया है तो आज के दिन क्या हो रहा है कि हमारे हृदय में हर्ष की जगह, हर्ष यानी कि खुशी की जगह क्या हो रहा है, विषाद हो रहा है, यानी कि दुख हो रहा है। तो इसी से जाना है कि विछड़न समय बड़ा करुणादायक होता है, बड़ा ही करुणादायक होता है, दुख भरा होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वीर भाव यानी कि बैर दुश्मनी जो कहे छूट कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माई फिर कहते हैं कि माई लॉर्ड माई लॉर्ड का देश देखने का यह दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षी, कौन? पशु पक्षी को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू को 2 गाय थे। क्या कहते हैं कि एक बार क्या होता है, जो शिव शंभू थे उसके कितने गाय थे? 2 गाय थे। उनमें से एक अधिक बलवाली थी यानी कि बलशाली थी, और वह कभी कभी क्या करती थी, अपने सींगों की क्या करती थी, टक्कर से दूसरे कमजोर गायों को क्या करती थी, गिरा देती थी। इतनी बलशाली थी कि अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को, कौन सी गाय को? कमजोर गाय को गिरा देती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वह टक्कर मारने वाली थी, कौन? जो बलवान गाय थी, मारने वाली गाय जो पुरोहित को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। माना कि जो बलवान गाय थी वो सबको सींग मारती थी, लेकिन जब उस बलवान गाय को एक पुरोहित को दे दिया जाता है तो क्या होता है, जो दूसरी दुर्बल गाय थी उसको प्रसन्नता नहीं थी, वो दुखी थी, चिंतित थी। ठीक है, वरंच उस दिन होता क्या है कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही। क्या कि भूखी खड़ी रही। देखो, संग साथ में जो रहता है, चाहे वो ताकतवर हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन जब वो विदाई होती है, उसकी बिछड़ता है तो दुख तो जरूर होता है। ठीक है, तो वो चली गई थी, उसके अभाव में वो भूखी खड़ी रही, चारा उसने छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा होती होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। ठीक है, तो इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखंत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, दर्शक यानी कि देखने वाले तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी, जिन्होंने सूत्र बनाया है, जिन्होंने आपको बनाया है, गढ़ने वाला सूत्रधार भी, सूत्र को धारण करने वाला भी नहीं जानता कि उसने जो कुछ खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। ठीक है, जिसके आदि से सुख यानी कि आने से सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था। मध्य में क्या होता है कि बीच स्थिति में कैसा हो गया था, सुख इतना हो गया था कि वो अपनी सीमा से बाहर हो चुका था, और अंत में क्या होता है कि ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। ठीक है, अंत उसका बहुत ही घोर दुख के साथ होता है। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। कहते हैं ना कि मनुष्य धरती पर रहकर ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, मैं खुद जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि जो हमारे ऊपर परमात्मा बैठा है वो हमें देख रहा है, हमारे पीछे भी कोई है जो हमारी सारी क्रियाएं जो हम कार्य करते हैं, जो हम कोई भी क्रिया करते हैं, वो सभी उन्हें देखता है। ठीक है, तो इस बार क्या होता है कि बम्बई में उतरे थे,
उतरकर, कहाँ उतरे थे लॉर्ड कर्जन? बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, इरादे जो भी इरादे थे किसके? लॉर्ड कर्जन थे, तो जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। तो बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं कि जब बम्बई में जो उतरे थे आप वाइसराय बन के आए थे, तो वाइसराय बनने के दौरान जो आपके इरादे थे, जो आपने इरादे सोचे थे, जो आपने इरादे जाहिर किए थे, जरा उन पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार उनमें से ऐसे कौन से इरादे हैं जो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो आपने कहा था, कौन कह रहा है? बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आपने कहा था, क्या कहा था? कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी लॉर्ड कर्जन ने कि मैं भारत के अंदर जब तक मेरा समय है, मैं अपने समय के अंदर ही भारत में इतना कुछ कर जाऊंगा कि जब मेरे बाद कोई दूसरा वायसराय हो आएगा तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। ऐसा हुआ तो नहीं, उससे अपोजिट ही बात होती है, उल्टी बात होती है। आपको स्वयं इस बारे में बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला रहे हैं या फिर फैला चले हैं, फैला कर चले हैं, चलने का समय है उसका, तो उसको मिटाने या फिर उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। यानी वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो बेचैनी आपने फैलाई है, जो अशांति आपने फैलाई है, जो वो आपके बाद जब दूसरा वायसराय बनकर भारत के अंदर आएगा तो इन सभी को सुधारने में उसको कितनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, कितनी भूख हराम करनी पड़ेगी। तो इसी के बारे में कहा गया है। पर इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है। कैसी राख पर रखा है? गर्म राख पर रखा है, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश नहीं हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। कैसा है? बड़ी दुख है, प्रभाव है। तो आगे बढ़ते हैं। तो विचारिए, तो यानी कि विचारने की बात कह रहा है कि जरा सोचिए, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। कि इसके बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि जब आप भारत के अंदर वायसराय बन कर आए थे उस समय आपकी शान क्या थी देश के अंदर, और अब जब आपका जाने का समय है तो अब आपकी हालत क्या हो गई है। तो कितनी ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। तो आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी, यानी कि जो उसकी लेडी थी उसकी कुर्सी कैसी बनी थी? सोने की थी। कैसी थी? सोने की थी। प्रजा भूखी मर रही है, लेकिन अल्लाह कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी कैसी थी बच्चों? सोने की बनी हुई थी। और आपके प्रभु कौन थे? महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। जो आपके प्रभु हैं महाराज और उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी जो है उनकी कुर्सी कैसी थी? चांदी की थी। ठीक है, कहते हैं कि ये कहा गया कि अपना भला होना चाहिए, जनता जाए भाड़ में। तो पर आप दाहिने थे या वह बाएं? वे बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। ठीक है, कहते हैं कि इस देश में ईश्वर यानी कि परमात्मा और महाराज जो एडवर्ड है, इन दोनों के बाद किसका दर्जा आया था? लॉर्ड कर्जन का दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जिंदगी टाल के मुकाबले में आपने पटखानी खवाई है। कैसे खाई है? मुंह के बल खाई है, पटखनी खाई है। तो सिर के बल नीचे आ गए हैं, सिर के बल नीचे आ गए हैं। तो आपके स्वदेश यानी कि स्वयं के देश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे नहीं हो सके। जब आप धमकी दे रहे हैं कि मैं पद त्याग दूंगा, ठीक है, उससे भी आप ऊंचे नहीं हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। कैसे थे? धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता, गंभीरता,
का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करके, ऐसा कानून जो कानून से ही बाहर हो, ऐसा कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। ठीक है, तो यह दिवाला कैसा था? यह दिवाला तो देश में हुआ था। किस में हुआ था? देश का दिवाला निकला था, आपका तो उसमें कुछ नहीं था। तो उधर विलायत में आपकी बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। क्या हो? जो धमकी दे रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इससे क्या हो गया कि जड़ें जो है कि मजबूत नहीं है, जड़ें हिल चुकी थी। पेड़ जो है कभी भी गिर सकता है। ठीक है, अंत में हुआ कि वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता, गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। कौन? हाँ, भारत देश के जो हाकिम थे वो भी आपकी ताल पर नाचते थे। जैसा आप बोलते थे वो वैसा ही करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने हाथ बांधे हाजिर रहते थे। आपके एक इशारे पर परले होती थी। कितने ही राजों की मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही कटी मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के मौजूद से बड़े बड़े पदाधिकारियों बन गए। और आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा कैसी हो गई है? पायमाल हो गई है। कैसी हो गई है? पायमाल हो गई, पैरों की धूल के बराबर हो गई है। स्वाधीनता स्वयं की अधीन उड़ गई है। स्वाधीनता जो है कि उड़ गई है, हमारी स्वाधीनता है वो धूल में उड़ गई है। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया है। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत नहीं हो सके और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, तो गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित कर रहा है कि आप इतने ऊंचे उठकर गिर तो गए हैं, लेकिन गिरने के बाद अब गिरे ही हुए हैं, उठने की आपकी इच्छा नहीं है। ये बात भारतवासियों को और अधिक दुखी करती है। ठीक है, तो आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। आपका पद तो छूट गया है लेकिन आपका पीछा करना नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क छोटा मोटा क्लर्क था जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो। नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। किसे काटता? बड़ी घृणा होती है उसे कि ये अवधि आखिरकार आई ही क्यों। उस अवधि को कैसे काटता है? बड़ी ही घृणा से काटता है, नहीं कि दुख के साथ काटता है, हेय के साथ काटता है। तो आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा होती है कि एक भारतवासी कहते हैं कि आपको अपनी जो दशा है, आपने जो अपनी दशा करी है उस पर आपको कैसी घृणा आती है। ठीक है, तो इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। माय लॉर्ड क्या कहते हैं कि माय लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि माय लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। जो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार को घोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या फिर प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो।
तो नादिर शाह ने कहा कि ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जहाँ की तलवार यानी कि केसर, तो जो पहला शब्द आया है हमारा, पहला शब्द क्या आया है, पहला शब्द आया है केसर। तो केसर का अर्थ होता है कि रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है। दूसरा शब्द आया है हमारा जार। तो जार का अर्थ होता है यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? बुल्गेरियाई शासक ने किया, के लिए प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जो नादिर शाह, नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह जो 1736 से लेकर 1747 तक ईरान के शाह रहे हैं, यानी कि शहंशाह रहे हैं। तो अपनी तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम पर भी जाने जाते थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो उसमें अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये नादिर शाह के बारे में है। आगे बढ़ते हैं कि गले में डालकर क्या डाला था? तो गले में डालकर प्रार्थना करने पर उनसे कत्ले आम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा कितनी थी? 8 करोड़ की जनसंख्या थी प्रजा की। तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाती हुई प्रजा को विच्छेद कर दिया गया, तितर बितर कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो विच्छेद नहीं करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। क्या हो गई है? जो आपका समय है वो पूरा हो गया है। तथापि भंग विच्छेद किए बिना घर जाना, यानी कि भंग विच्छेद किए बिना ही आप अपने घर जाना और आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर शाह जो थे उससे भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जो में दुख नहीं होता, जी में यानी कि हृदय में जी कर देता है, हृदय में दुख नहीं होता। आप विचारिए, यानी कि आप सोचिए तो सही, सोचिए तो कि एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आपकी नौकरी छोड़ जाते हैं। ठीक है, और इस देश की प्रजा जो है, प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर नहीं जाती? तो यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, क्या किया है? पीड़ित किया है, दुखी किया है। आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। परिणाम के चक्कर में प्रजा इस प्रकार की है कि परिणाम के चक्कर में अपने सारे कष्ट और दुख को भूल देती है, उसको ध्यान नहीं देती। तो यह जानती है, वह जानती है कौन? प्रजा यह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा और इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ नहीं समझी और ने यहाँ की दीन जी की प्रजा की श्रद्धा भक्ति जो है आपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। आगे बढ़ते हैं। तो इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है और उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार थे। किस नाम के थे? नर सुल्तान। पेपर में आ सकता है कि किस नाम के राजकुमार थे? वो थे नर सुल्तान नाम के राजकुमार थे। तो उनका गीत गाया जाता है। किसका गीत गाया जाता है? नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है कि एक बार अपनी विपद के कई साल हुए थे, तो कई साल सुल्तान ने नवरगढ़, कौन सा स्थान है? नवरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे थे। कहाँ काटे थे राजा ने? नवरगढ़ में। तो वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस
जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, उसका वेलकम किया था, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़। क्या कहा था कि प्यारे नवरगढ़। कैसे किया था? आंखों में आंसू भरकर क्या था? प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन, अपनी विपद यानी कि दुविधा भरे दिन या फिर दुख के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। और भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता नहीं की हो, तो यहाँ की स्त्रियों को माता या फिर बहन की दृष्टि से ने देखा हो, तो मेरा प्रमाण ले ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले। ठीक है, ये कहता है प्रणाम ले और मुझे जाने की क्या दे? आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि अभागे भारत, यानी कि अभागा जो भारत है, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से संभाल कर मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड से कहा। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर 4 जो है विधायी समासन समाप्त होता है। तो और कहना चाहूँगी कि आपको कैसी लगती है क्लास, कमेंट में ज़रूर बताया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि कुछ ही समय है, 2 महीने का समय है। 2 महीने यानी कि सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एस्टेट का पेपर हो जाएगा, और सितंबर जो नेक्स्ट मंथ है, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको डेट जो है मिल जाएगी कि किस डेट को एस्टेट का पेपर होने जा रहा है, फार्म कब से भरे जाएंगे। तो समय बहुत कम है, जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक क्लास को भेजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको अगली क्लास और किस किस टॉपिक से संबंधित चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी आगे क्लास में।